हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस क्लासेस में आज तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो साउंड वेव के बारे में बात की थी कि साउंड वेव होती क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव के बीच में डिफरेंस क्या था। आज हम लोग ये जानेंगे कि साउंड वेव जब किसी सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है कि कैसे हम लोग साउंड वेव की स्पीड को इवेलुएट करें। तो मान लो कि एग्जाम में पहले समझा दे रहा हूँ उसकी फिजिक्स पूरी, उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स में आएंगे। मान लो कि आपके पास है सॉलिड मीडियम। ठीक है, अब इस सॉलिड मीडियम या रॉड आप कंसिडर कर लो, इसमें हमने कोई साउंड वेव ट्रेवल कराई। आपने स्पीकर रख दिया, ट्यूनिंग फॉर्क रख दिया, आप देख सकते हो मैं बोल रहा हूँ तो ये स्पीड यहाँ पर ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब कैसे ये डेरिवेशन होगा इस बात को समझना बस। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर ऐसे रख करके बोला है तो साउंड वेव ऐसे आगे बढ़ेगी। हम ये जानते हैं कि साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल की मोशन उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रही है। मतलब कि हमारे पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में प्रोपागेट करेंगे, इसी डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करेंगे जिस डायरेक्शन में वेव हमारी क्या हो रही, आगे बढ़ रही। ठीक है, अब कंसीडर करो कोई छोटा सा सेक्शन, क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लो। मान लेते हैं कि हम ये इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन लेते हैं, एक छोटा सा जहाँ पे एस लिखा हुआ है, वहां पे इतने बड़े पार्ट को हम कंसीडर करते हैं ताकि तुम्हें फील आ सके कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब जैसे ही ये वेव यहाँ से आगे बढ़ेगी तो क्या होगा कि इन सभी मीडियम के पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा। बात समझ में आई? ये फोर्स इस पर्टिकुलर रॉड में स्ट्रेस डेवलप करेगा। इस स्ट्रेस की वजह से जो भी हमने एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर किया है उसकी साइज जो है वो डिफॉर्म हो जाएगी। बात समझ में आई? तो चलो अब इसी चीज को समझो यहाँ पर कि कैसे हम लोग इस पूरे डेरिवेशन को ऐसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है बेटा स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन सॉलिड, सॉलिड्स लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसे कैसे डिराइव करना है समझिएगा। आपने एक रॉड कंसीडर की है, एक सॉलिड मीडियम कंसीडर किया है, तो कंसीडर ए सॉलिड मीडियम। बात समझ में आई? एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं, रॉड इन विच साउंड वेव प्रोपागेट्स, जिसमें साउंड वेव प्रोपागेट हो रही। बात समझ में आई? अब अगर साउंड वेव प्रोपागेट हो रही तो बेटा साउंड वेव कहीं ना कहीं से तो बनी होगी, ऑब्जर्वेशन हुई होगी, कोई ऑब्जर्वर होगा ना। तो देखो क्या है, ए साउंड सोर्स इज प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ द रॉड। एक रॉड के एक एंड पर साउंड सोर्स को रख दिया गया। एग्जाम्पल देखना, समझना। मान लो कि ये तुम्हारी रॉड है, ठीक है, इस एंड पर हमने एक साउंड सोर्स रख दिया। साउंड सोर्स जस्ट लाइक एक स्पीकर रख दो, ये क्लियर? ये हो गया तुम्हारा साउंड सोर्स, और ये तुम्हारी क्या हो गई, रॉड हो गई, जिसे आप बोल सकते हैं सॉलिड मीडियम, और आपने इसे क्या कहा, रॉड। अब जब ये साउंड वेव चलेगी तो साउंड वेव ऐसे ट्रेवल करेगी, तो डायरेक्शन हम बना देते हैं, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, किसका, साउंड वेव का, ऑफ साउंड। बात समझे? तो इसी के अलोंग, रॉड के अलोंग इसकी मूवमेंट हो रही है। अब हम इस रॉड पर एक एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर करते हैं। कंसीडर एन एलिमेंट्री पोर्शन पी क्यू, उसको नाम दिया मैंने। एक एलिमेंट्री पोर्शन हमने कंसीडर किया पी क्यू, विच इज एट ए डिस्टेंस एक्स, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर, whose थिकनेस
इज dx, जिसकी थिकनेस कितनी है dx। देखो कहां पे है, अब डिस्टेंस x पे तो है, कहां से है, फ्रॉम दी सोर्स एंड, सोर्स एंड से रखा हुआ है। ये हो गया x डिस्टेंस, ये हो गया हमारा पी क्यू, पी क्यू, जिसकी थिकनेस हमने कितनी ले ली, dx ले ली। बात समझ नहीं, हमने पार्ट लिया, पोर्शन लिया बेटा। अब इस पोर्शन को समझते रहो क्या हुआ है। ये है तुम्हारा एलिमेंट्री पोर्शन। अब क्या होगा कि जैसे ही साउंड सोर्स ऑन होगा तो साउंड वेव प्रोपागेट करना चालू होगी। उससे क्या होगा कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो ऑक्सीलेट करेंगे। ड्यू टू दिस ऑक्सीलेशन एक फोर्स क्रिएट होगा, एक फोर्स डेवलप होगा या स्ट्रेस डेवलप होगा, ज्यादा अच्छा वर्ड लगेगा। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका हम क्रॉस सेक्शन एरिया बताएंगे, कुछ तो होगा हमारे पास। तो हमने बोला कि क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना है, ए है। तो बेटा जैसे ही यहां से साउंड वेव चलेगी, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव को कहते हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन और मीडियम के पार्टिकल की ऑक्सीलेशन सेम डायरेक्शन में हो। तो इसकी वजह से जो PQ होगा वो डिफॉर्म होगा, थोड़ा सा उसकी पोजीशन में चेंजमेंट आएगी, डिफॉर्मेशन आएगी। तो आइए देखते हैं कितनी आएगी। ठीक है, एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब तुम बोलोगे सर साउंड वेव की बात हो रही है, भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव ही तो साउंड वेव है। एज लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपागेट्स along द रॉड, जैसे ही रॉड के along प्रोपागेट करेगी, इट डेवलप्स ए स्ट्रेस इन इट, उसमें एक स्ट्रेस डेवलप होगी, विच इज गिवन बाय, विच इज गिवन बाय स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां पर ए क्या है और एफ क्या है, बेटा ए जो तो हमने बनाया ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड। एफ क्या है, एफ है फोर्स। कौन सा फोर्स, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव के ट्रेवल होने की वजह से मीडियम के पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मीडियम पार्टिकल ड्यू टू वेव प्रोपागेशन, प्रोपागेशन यानी वेव के प्रोपागेट होने की वजह से जो मीडियम के पार्टिकल्स फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो है। ठीक है, अब इस स्ट्रेस की वजह से हमारा जो PQ एलिमेंट पार्ट है या एलिमेंट्री पोर्शन है वो डिफॉर्म होगा। यही पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, ड्यू टू दिस स्ट्रेस द एलिमेंट्री पार्ट इज डिफॉर्म्ड। एलिमेंट्री पार्ट क्या हुआ, डिफॉर्म हो गया। कितना डिफॉर्म हुआ समझना इस बात को, कैसे डिफॉर्म हुआ, क्योंकि ये स्ट्रेस जो है वो मीडियम के पार्टिकल्स को स्ट्रेच कर सकती है, उसको कंप्रेस कर सकती है। बात समझ में आ रही है, रेयर फैक्ट हो सकता है या कंप्रेशन हो सकता है, इसलिए मैं यहां पर ये लिख रहा हूं कि ड्यू टू दिस स्ट्रेस द एलिमेंट्री, बेटा एलिमेंट्री की स्पेलिंग गलत हो गई है, सही कर लेते हैं, एलिमेंट्री। ठीक है, पार्ट इज डिफॉर्म। अब कैसे डिफॉर्म हुआ समझते हैं। लेट द डिफॉर्मेशन ऑफ पार्ट PQ इज dy। कितना है, dy है। कैसे, सच दैट, अभी समझ जाओगे, जो पॉइंट P है वो थोड़ा सा आगे खिसक गया, सच दैट पॉइंट P इज डिस्प्लेस्ड टू y डिस्टेंस। ठीक है, कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेस हुई, y, एंड पॉइंट Q
इज डिस्प्लेस्ड बाई y प्लस dy डिस्टेंस। बात समझ में आई? फ्रॉम द सोर्स एंड से। अब इस लाइन को समझो कि मैंने क्या लिखा है। देखो क्या हुआ कि जैसे ही स्ट्रेस डेवलप हुई, उस स्ट्रेस ने क्या किया, इस पॉइंट P को डिस्प्लेस किया। पॉइंट P हमारा कुछ और डिस्टेंस आगे बढ़ गया। कितनी डिस्टेंस? y डिस्टेंस। कहां से? सोर्स एंड से। तो बेटा पहले ही x था, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो हमारी x प्लस वाई डिस्टेंस हो गई। बात समझ में आ रही है? अगर ये y डिस्टेंस खिसकेगा तो जो हमारा q है वो भी तो y डिस्टेंस आगे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और हमने क्या बोला है कि जो डिफॉर्मेशन है पॉइंट P का, जो पहले की dx था, उसमें थोड़ा सा एलोंगेशन हुआ या कंप्रेशन हुआ। कितने से हुआ? dy से हुआ। तो हमारा जो पॉइंट Q है वो कहां पहुंच जाएगा? पॉइंट Q हमारा पहुंच जाएगा बेटा Q डैश पे, और उसकी जो डिस्टेंस होगी वो dx प्लस dy होगी। मैं डायग्राम बना रहा हूं, कुछ समझ जाओगे तुम। देखो क्या है ये कंडीशन। यहां पर आपके पास ये रॉड थी, ठीक है, ये तुम्हारा सोर्स था जहां से साउंड वेव प्रोपागेट कर रही, ठीक है। ये पॉइंट P और ये Q था पहले से। अब पॉइंट P मैं बना दे रहा हूं, ये पॉइंट P था, ये Q था, लेकिन अब पॉइंट P जो है वो डिस्प्लेस हुआ P डैश पे, कुछ इस तरीके से, ठीक। यहां से यहां तक की डिस्टेंस x थी, ये y हो गई। अब Q जो है वो Q डैश पे चला गया। ये है हमारा नया पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इतना पार्ट, समझ गए? तो ये जो डिस्टेंस हुई वो थोड़ी सी पहले dx थी, यहां से यहां तक की dx थी, P से Q तक की dx थी, लेकिन अब जो ये डिस्टेंस है वो हो गई है dx प्लस dy। तो ये डिफॉर्मेशन आया। बात समझ गए? तो अब यहां से आगे देखते हैं, ये कंडीशन याद रखना, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया से, यहीं से सारा फॉर्मुलेशन बनेगा, ठीक है। आई थिंक तुम्हें इतनी चीजें समझ में आई कि हमने क्या कहा। फिर से मैं बताता हूं कि हमने यहाँ पर क्या बात की है। हमने यहाँ पर बेसिकली एक रॉड लिया है, रॉड के एक एंड से सोर्स लगा दिया। सोर्स जैसे ही साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, वो साउंड वेव हमारी रॉड के अलोंग ट्रेवल करेंगी, और रॉड के अलोंग जो ट्रेवलिंग हो रही है उसकी वजह से रॉड में स्ट्रेस डेवलप होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि साउंड वेव जो होती है वो बेटा हमारी होती है लॉन्गिट्यूडनल नेचर की, और लॉन्गिट्यूडनल नेचर होने की वजह से जो मीडियम के पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हमारा साउंड वेव ट्रेवल कर रही है। इसका सीधा सा सेंस है कि जो भी हमारे मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो आगे वाले मीडियम पार्टिकल या पीछे वाले मीडियम पार्टिकल के साथ टकराएंगे, और जिसकी वजह से एक स्ट्रेस डेवलप होगी हमारे रॉड में या मीडियम में। क्लियर? अब इस स्ट्रेस के कारण अगर हमने किसी एलिमेंट्री पोर्शन पर अपना ध्यान केंद्रित किया, अपना ध्यान कंसंट्रेट किया, तो उससे क्या होगा, ये एलिमेंट्री पोर्शन हम ऐसा देख पा रहे होंगे कि उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगी। अब कितनी डिफॉर्मेशन आएगी इसी के बारे में हमें बात करनी है। तो देखो कितनी डिफॉर्मेशन आती है। तो डिफॉर्मेशन निकालने का तरीका, डिफॉर्मेशन कुछ होता थोड़ी ना, बेसिकली वो हम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। स्ट्रेन का डेफिनेशन बेटा हम लोग जानते हैं कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये है हमारे स्ट्रेन की कहानी। तो आप देखिए क्या लिखने चल रहे हो, स्ट्रेन डेवलप्ड इन एलिमेंट्री पोर्शन। फॉर्मूला क्या पढ़ा है आप लोगों ने? स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अच्छा ये बात किसकी हो रही जरा बताओ तो। हम एलिमेंट्री पार्ट की बात कर रहे हैं ना, तो उसी की लेंथ में तो चेंज देखेंगे। तो आगे बढ़ाता हूं मैं, चेंज इन लेंथ ऑफ एलिमेंट्री पार्ट अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। अब तुम बोलोगे सर ये तो हमें पता है, तो बताओ कितना होता है। देखो चेंज कितना आया, dy का, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, dx थी, पता चल गया? क्लियर? अब अगर हमने सॉलिड मीडियम कंसीडर किया है तो बेटा उस सॉलिड मीडियम की कुछ तो यंग्स मॉडुलस होगा,
या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, तो कंसीडर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रॉड इज y, which is given as, किससे बताओगे, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। पढ़ा है, स्ट्रेस की वैल्यू देखो कितनी लिखी हो, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन कितना तुम्हारे पास आया, dy बाई dx। क्या तुम यहां से फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ए वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। दिस इज द फोर्स, कौन सा फोर्स है भैया जरा बताओ तो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मीडियम पार्टिकल ड्यू टू वेव प्रोपागेशन। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से मीडियम पार्टिकल ने क्या किया है, फोर्स को एक्सपीरियंस किया है। तो मैं यहां लिख रहा हूं दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मीडियम पार्टिकल्स ड्यू टू वेव या साउंड वेव प्रोपागेशन। साउंड वेव के प्रोपागेट करने की वजह से जो हमारे फोर्स एक्सपीरियंस हुआ मीडियम पार्टिकल के द्वारा वो था। इतनी बात क्लियर हुई, बिल्कुल सही बात। अब जरा देखो बेटा, डिफॉर्मेशन किस में आई है, एलिमेंट्री पार्ट में। डिफॉर्मेशन का मतलब उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। अब तुम ये जानते हो कि अगर किसी भी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई हुआ और अगर उसने फोर्स अपनी पोजीशन को चेंज किया, इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन में आया ड्यू टू सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। तो अब न्यूटन के सेकंड लॉ का इस्तेमाल करके हम ये देखना चाहते हैं कि कितना इसमें फोर्स डेवलप हुआ था। आइए देखते हैं। बस डेरिवेशन कंप्लीट है बेटा, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था, मैं उसे एक बार कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं फिर से रिकॉल तुम्हें कराऊंगा, रिवाइज करा दूंगा। देखो क्या हुआ है इस पूरे प्रोसेस से, एज एलिमेंट्री पोर्शन गेट्स एक्सिलरेटेड, वो एक्सिलरेट हुई। क्यों हुई अभी मैंने आपको बताया, फोर्स लगा, फोर्स की वजह से उसकी पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन चेंज होने का मतलब एक्सिलरेटेड मोशन हुआ। तो गेट्स एक्सिलरेटेड, सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या मिलेगा बेटा बताओ जरा। हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक। एलिमेंट्री पोर्शन की बात हो रही है तो उस पर जो फोर्स लगा वो कितना लगा, dF, और उसका मास हम कितना ले ले, dm। अब तुम बोलोगे सर ये dF और dm क्या है, भैया dF है फोर्स ऑन एलिमेंट्री पार्ट और dm क्या है, मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। देखो मास कितना आएगा, मास निकालने का तरीका तुम्हें पता है, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो वही करना है। तो dm इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, रॉड की, इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, ठीक है। तो dm डेंसिटी तो हमारी कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू थिकनेस। भैया एरिया कितनी लिए थे, a, थिकनेस कितनी है उसकी, dx। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हो गया हमारा dm। सो df इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, रो a dx, इतना मिला। और एक्सिलरेशन को तुम जानते हो क्या लिखते हो, d2y अपॉन dt स्क्वायर। अच्छा पूछोगे सर ये d2y अपॉन क्यों, x क्यों नहीं आया, बेटा सिंपल सी बात है, जरा उस डायग्राम को फिर से देखो जो यहां पर मैंने बनाया था, ध्यान देना। हमने PQ जो एलिमेंट्री पोर्शन लिया था, ऐसा कुछ हमने लिया था, ये है P ये है Q, डैश बना रहा हूं ताकि समझ में आए। इसकी लेंथ कितनी थी, dx प्लस dy ना, dx तो बेसिकली ओरिजिनल लेंथ थी, इसकी लंबाई में चेंज कितने का आया है, dy लेंथ का आया है, इसीलिए हमने यहाँ पर d2y अपॉन dt स्क्वायर लिखा। ये d2y, ये dy किसकी वजह से चेंज आ रहा है, रॉड में वेव की मोशन की वजह से चेंज आ रहा है, इस वजह से यहां पर d2y का फैक्टर ले रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना बेटा। dx
लेंथ ऑफ एलिमेंट, और dy क्या है, चेंज है इन लेंथ ऑफ एलिमेंट ड्यू टू वेव प्रोपागेशन। वेव प्रोपागेशन की वजह से जो चेंज आया वो था। बात समझ में आई? तो अब जरा ध्यान से देखो, df की वैल्यू को देखो, इसे इक्वेशन नंबर बनाते हैं 4। थर्ड इक्वेशन को पुट कर दो फोर्थ इक्वेशन, पुट कर सकते हो। जैसे ही पुट करोगे कुछ रिजल्ट मिलेगा, चलो देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये एफ था, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन 4। ठीक है, देखो इक्वेशन 4 क्या लिख रही है बेटा, डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रो ए डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अब पूछोगे सर डीएक्स कहां से है, देखो ये वाला डीएक्स मैंने डीएफ के नीचे रख दिया। एफ की वैल्यू बताओ, एफ की वैल्यू है डी अपॉन डी एक्स ए वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रो ए डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। समझ गए? तो इसके वजह से इसे सॉल्व करोगे तो ए वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रो ए डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो अपॉन वाई डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ये कुछ याद आ रहा है क्या बना? ये जो इक्वेशन है कुछ याद आ रही है बेटा? इक्वेशन है कैसी पहले ये बताओ, इक्वेशन का नेचर कैसा है? सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। बात समझ में आई? कुछ इसी तरीके की वेव इक्वेशन हमारी नहीं थी, जनरल वेव इक्वेशन। देखो याद दिलाता हूं मैं, द एबव इक्वेशन इज कंपेरेबल टू जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव विच इज, क्या थी भैया जरा बताओ तो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी टू स्क्वायर। याद आया? इन दोनों कंपेयर को इक्वेशन कंपेयर कर सकते हो। तो फ्रॉम 5 एंड 6 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू रो अपॉन वाई, या v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट वाई बाई रो। बात समझे? y क्या है बेटा? y है हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ द मीडियम, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जरा समझो इस बात को कि बेसिक चीज क्या थी, साउंड वेव जब भी कभी किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो पहली बात मुझे ये बताओ कि जो साउंड वेव होती है वो कैसी वेव होती है? वो होती है बेटा हमारी मैकेनिकल वेव। और हम जानते हैं कि अगर मैकेनिकल वेव का जिक्र हुआ तो उसकी स्पीड दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी? स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव डिपेंड्स ऑन, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, कह सकते हो इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडिया, मीडियम की इनर्शियल प्रॉपर्टी। और दूसरी हमारे पास यहां पर इन्हीं से आपको पता चल जाएगा, जो ये है हमारी इनर्शियल प्रॉपर्टी है और ये जो हमारी है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी है। तो सेकंड हमारी क्या होगी बेटा, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडिया। तो अब मुझे बताओ, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी। क्या ये फॉर्मूले से ये चीज नहीं दिख रही है? तो यंग्स मॉडुलस जो भी हमारी होती है वो कैसी प्रॉपर्टी है, इलास्टिक। जो डेंसिटी आई है वो कैसी प्रॉपर्टी है, इनर्शियल। तो स्पीड जो हमारे पास देख रहे हो, स्पीड ऑफ साउंड वेव,
वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, देखो किस पर, इलास्टिक और इनर्शियल प्रॉपर्टी पर। यही था डेरिवेशन हमारा किसके लिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, स्पीड ऑफ साउंड वेव के लिए, किसमें, हमारे रॉड में। बात समझ में आ गई बेटा? डेरिवेशन बहुत सिंपल था। हमने क्या किया है, बेसिक फिर से बता दे रहा हूं मोटे तौर पे। हमने एक रॉड कंसीडर की, रॉड के एक एंड पर हमने सोर्स रखा, सोर्स को जैसे ही स्विच ऑन किया वो हमारी साउंड वेव उस रॉड में ट्रेवल करने लगी। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। लॉन्गिट्यूडनल नेचर का सीधा सा सेंस ये है कि पार्टिकल की मूवमेंट और वेव डायरेक्ट की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पर्टिकुलर रॉड ने एक स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया। उस स्ट्रेस की वजह से हमारे रॉड पर या हमारे मीडियम में एक डिफॉर्मेशन आई, एक स्ट्रेन डेवलप हुआ, और उस स्ट्रेस या स्ट्रेन के कारण हमारे, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्पीड थी वो इफेक्ट होने लगी, साउंड वेव की जो स्पीड थी वो डिपेंड करने लगी, और उसी फॉर्मूले को हम लोग बस इवेल्युएट कर लेंगे। तो ये था स्पीड ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि जब साउंड वेव गैस में ट्रेवल करती है तब क्या होता है, और उसकी स्पीड किन किन फैक्टर्स से की वजह से वेरी कर सकती है। आगे के लेक्चर्स में हम ये जानेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।